नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज में आज का जो हम चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है एसी थ्योरी। एसी थ्योरी। एसी थ्योरी मतलब प्रत्यावर्ती विद्युत धारा सिद्धांत कि आप एसी के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए उसके बारे में इस लेसन में पढ़ने वाले हो। क्या क्या इसके पारिभाषिक शब्द हैं, क्या इसमें इंडक्टर होते हैं, क्या कैपेसिटर होते हैं, क्या रेजिस्टिव सर्किटों में जो है वो एसी का सिद्धांत होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, यहाँ परिचय की बात करूँगा मैं। एसी थ्योरी का परिचय। दोस्तों, परिचय में हमें क्या पता होना चाहिए? एसी थ्योरी का जो परिचय है उस परिचय में बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि भारत के सभी राज्यों में व विश्व के विभिन्न देशों में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का ही व्यावसायिक उपयोग वर्तमान में हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप सबको ये पता होना चाहिए कि भारत के तो सभी राज्यों में है ही, इसके अलावा विश्व के भी बहुत सारे जो देश हैं उनमें एसी यानी प्रत्यावर्ती जो विद्युत धारा है उस प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का ही जो है वो प्रसारण हो रहा है, वही वितरित की जा रही है, उसी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वही उपभोक्ता जो है वो यूज ले रहा है, उसी का ही कॉमर्शियल यूज जो है वो संभव हो पा रहा है। तो आप सबको पहले तो ये पता हो कि भारत के ही नहीं, विश्व के भी विभिन्न देशों के अंदर जो है वो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो है वो प्रचलन में है। अब दोस्तों, आगे की जो बात इसमें है वो है कि एसी के कुछ गुण हैं और गुण जो है उन गुणों के कारण ही आप जो है वो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के रूप में जो है इसे यूज कर रहे हैं। डीसी जो है, डायरेक्ट करंट जो है, उसके अंदर कुछ गुण हैं लेकिन वो गुण सीमित हैं, कुछ कार्यों के लिए ही वो सीमित रह गए हैं, जैसे बैटरी चार्जिंग हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टाइपिंग, इन कामों के लिए जो है वो डीसी जो है वो उपयुक्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो काम है, मोटरें जो है, ट्रांसफार्मर जो है, या इधर उधर से जो है वो कम लागत के अंदर जो है इसको फैलाना, पहुंचाना उपभोक्ता तक, ये कार्य जो है वो केवल एसी में ही संभव हो पाता है। इसीलिए आप जो है वो एसी को काम में लेते हो। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा, एसी सप्लाई के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के कारण इसे व्यावसायिक रूप में अधिक काम में लिया जाता है। अभी इसी लेसन में हम बात करेंगे कि एसी जो है उसके कौन कौन से गुण हो सकते हैं। एसी की जो है उसमें आपने यहाँ पर पढ़ा कि एसी सप्लाई जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण गुणों के कारण आप व्यावसायिक रूप में इसको काम में ले रहे हो, तो वो कौन कौन से गुण हैं वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो उनका एक बार मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा कि आप सबको पता होना चाहिए कि निम्न लागत के ऊपर जो है वो आप इसको प्रसारित कर सकते हो, खर्चा कम आता है डीसी की तुलना में। इसके अलावा आप सबको ये भी पता हो कि उपकरणों की जो संरचना होती है वो एसी के ऊपर सरल होती है।
इसके अलावा एसी का उत्पादन जो है वो ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर किया जा सकता है। इसके अलावा आप सबको ये भी पता हो कि सरलता से इसको जो है आप एसी से डीसी में परिवर्तित भी कर सकते हो, कम खर्चे के साथ में परिवर्तित कर सकते हो। तो कुछ ऐसे विशेष गुणों के कारण जो है दोस्तों आप एसी को ज़्यादा काम में लेते हो, एसी का ही आप प्रसारण करते हो, एसी को ही जो है आप वितरित करते हो, एसी का ही जो है वो आप उत्पादन करते हो। तो कुछ विशिष्ट गुणों के कारण जो है ऐसा आप कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि आप एसी थ्योरी का जब लेसन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एसी क्या है और डीसी क्या है उसके बारे में पता हो। तो आप सब जानते हैं विद्युत धारा को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जिनमें एक जो है वो एसी विद्युत है और जो दूसरा जो प्रकार है वो है डीसी विद्युत धारा। दोस्तों एसी विद्युत धारा और डीसी विद्युत धारा के बारे में बेसिकली हम यही जानते आए हैं कि एसी जो है उसमें मान और दिशा परिवर्तित होते रहते हैं एक निश्चित समय में, जबकि डीसी जो है उसमें मान और दिशा जो है वो नियत रहते हैं। ऐसा हम परिभाषा में पढ़ते आए हैं। इन्हीं को हम और डिटेल से यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूंगा यहाँ पर परिभाषा की। परिभाषा तो एसी की परिभाषा कौन सी होगी? निश्चित समय अंतराल में विद्युत धारा का मान व दिशा दोनों बदल जाए तो इस प्रकार की विद्युत एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। दोस्तों यहां पर दोबारा ध्यान दें आप परिभाषा के ऊपर। परिभाषा में कहा गया कि निश्चित समय अंतराल में विद्युत धारा का मान और दिशा दोनों बदल जावे तो इस प्रकार की जो विद्युत धारा होगी वो ऐसी कहलाएगी। यहां आप इस डायग्राम में आप समझ सकते हो कि मान लो ये पॉजिटिव दिशा थी और ये नेगेटिव दिशा थी। आपने जो है विद्युत धारा का एक ग्राफ खींचा, एक वक्र बनाया। तो आपने जब वक्र बनाया तो कुछ इस प्रकार से बनाया। तो यहां आपको स्पष्ट पता लग रहा है ये यहां पर इसका टाइम है और आप सबको पता होना चाहिए कि यहां शून्य से ये स्टार्ट हुआ है और धनात्मक दिशा में ये अधिकतम पे पहुंच गया यहाँ पर, और ये जो है वो ऋणात्मक में अधिकतम है। और इसके बीच में ये आपको सबको पता हो कि ये जो सब है ये इसके मान होते हैं, ज्या मान होते हैं। यानी मैं यहाँ पर करंट की बात करूँ तो I1, I2, I3, I4, I5 इस प्रकार से नाम दे सकता हूँ। यदि वोल्टेज होते तो मैं E1, E2, E3, E4 इस प्रकार से, या V1, V2, V3 इस प्रकार से मैं नामकरण कर सकता हूँ। आप सबको यहाँ पर विशेष बात ये पता होनी चाहिए दोस्तों कि ये जो ग्राफ हैं, ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये धनात्मक दिशा में जा रहा है और फिर धीरे धीरे नीचे आ गया है, शून्य पे आ गया है और फिर ऋणात्मक दिशा में ये अधिकतम पे पहुंच गया है, फिर वापस जो है ये शून्य पे आ गया है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब दिशा भी बदल रही है वेव की, करंट के वेव की जो है वो दिशा भी बदल रही है। पहले धनात्मक दिशा में था फिर ऋणात्मक दिशा में आ गया। और इसके अलावा मान भी बदल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर विद्युत धारा के जो मान है वो मान भी बदल रहे हैं।
कुछ क्षण पहले ही I1 पे था, अगले ही क्षण ये I2 पे आ गया, फिर I3 पे आ गया, I4 पे, I5 पे, ऐसे अपने शिखर मान पे, फिर वापस घटते घटते माइनस की दिशा में जो है अधिकतम पे, और फिर वापस कम होते होते फिर शून्य पर। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ आप कह सकते हैं कि विद्युत धारा का मान भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है, और जिसमें मान और दिशा दोनों बदलती है, मान और दिशा दोनों बदलती है, वही जो है एक निश्चित दिशा पर बदले, एक निश्चित समय पर बदले। तो किसी निश्चित समय पर मान और दिशा का बदलना जो है जिस सप्लाई में होता है वो आपकी ऐसी विद्युत धारा कहलाती है, ऐसी सप्लाई कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। ये दोस्तों बात थी एसी की परिभाषा की। और इसी प्रकार से अपन डीसी की परिभाषा की बात करें, डीसी की परिभाषा की बात करें तो यहां मैं लिखना चाहूंगा परिभाषा में, मान, पूरा लिखता हूं, विद्युत धारा का मान व दिशा एक नियत दर पर स्थिर रहे तो डीसी प्रकार की विद्युत धारा कहलाती है। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर मान और दिशा जो है उसको क्या माना जाता है, नियत। ये परिभाषा जो है दोस्तों वो डीसी की परिभाषा है, और डीसी में भी प्योर की, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि यदि इसको मैं प्योर डीसी नहीं मानूं तो जाहिर सी बात है उसमें मान बदल सकते हैं, और शुद्ध डीसी जो होगी उसमें मान भी बदलेंगे नहीं, यानी उसमें मान और दिशा दोनों क्या होगी, नियत होगी। एक बार मैं डायग्राम बना करके आपको बताता हूं। डायग्राम में हम इस प्रकार से कुछ बना रहे हैं, किस प्रकार से आपका जो ग्राफ है ये जो है वो डीसी है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो इसका मान यदि फिक्स हो गया है तो इसी मान के ऊपर जो है वो करंट बदलेगी नहीं, इसी मान के ऊपर चलती रहेगी। और साथ ही जो है यहाँ पर आप दिशा देख सकते हैं कि ये धनात्मक दिशा में है, तो धनात्मक दिशा में ही क्या होगी, करंट का फ्लो होता रहेगा। तो जिसमें मान भी नहीं बदले और दिशा भी नहीं बदले वो विद्युत धारा क्या कहलाती है, डीसी विद्युत धारा कहलाती है। यहां पर आप समझ सकते हैं इसको कि ये जो है यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और मान इसका बदलते बदलते मान लो यहां पर आकर के ये फिक्स हो गया, यानी यहां पर मैं कह दूं कि I5 है तो I5 मान जो है वो फिक्स हो गया है, और साथ ही इसकी दिशा जो है वो धनात्मक दिशा जो है वो फिक्स हो गई है। तो जिसमें दिशा और मान दोनों नियत रहे, दोनों बदले नहीं, तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाती है, डीसी प्रकार की विद्युत धारा कहलाती है। अब दोस्तों आपको यहां पर जो है इसके स्रोत भी पता होने चाहिए कि बेसिकली आप जो है वो एसी किससे प्राप्त करते हो, डीसी किससे प्राप्त करते हो। तो आप सबको पता हो कि स्रोत जो है एसी के स्रोत की मैं बात करना चाहूंगा तो अल्टरनेटर है, इसके अलावा ओसिलेटर, और ऐसे ही मैं यदि डीसी के स्रोतों की बात करूं, डीसी के स्रोत की बात करूं तो आप सबको पता होना चाहिए सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर, इसके अलावा जो है आप रेक्टिफायर भी ले सकते हैं, रेक्टिफायर, इससे भी आप जो है वो डीसी प्राप्त कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहां आपने इस स्लाइड के ऊपर आपने पढ़ा कि विद्युत धारा दो प्रकार की है आपके पास में, एसी की और डीसी की। और एसी जो है उसके लिए आप पढ़ते हैं कि निश्चित समय अंतराल पर मान और दिशा दोनों परिवर्तित होते रहते हैं, वो कहलाती है आपकी एसी। और इसके जो स्रोत हैं वो है अल्टरनेटर और ऑसिलेटर। और यहाँ आप पढ़ते हैं कि डीसी विद्युत धारा जो है, डीसी विद्युत धारा जो है उसमें आप पढ़ते हैं कि विद्युत धारा का मान और दिशा दोनों नियत रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाती है, डीसी कहलाती है।
और यहाँ इसके स्रोत आपको बताए गए हैं, सेल, बैटरी, जनरेटर या फिर रेक्टिफायर। इसके अलावा दोस्तों आप सबको यह भी पता हो, यहां मैं बात कर रहा हूं एसी सप्लाई की और इधर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों डीसी सप्लाई की। तो एसी सप्लाई जो है उसके कई प्रकार भी हो सकते हैं। जैसे आप सबको पता होना चाहिए कि मोस्टली जो हम प्रकार पढ़ते हैं एसी के, उनमें पहला जो पढ़ते हैं आप वो साइन वेव पढ़ते हैं। साइन वेव, जिसको आप ज्या तरंग के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो आप पढ़ते हैं वो कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं आप, शॉर्ट टूथ वेव। इसके अलावा तीसरा जो है वो आप पढ़ते हैं, ये स्क्वायर वेव था, स्क्वायर वेव, और ये था आपका सा टूथ वेव। इसको आप जो है आरी नुमा तरंग भी कहते हैं। आरी नुमा या आरी के दांतों की नुमा तरंग भी कहते हैं। आरी नुमा या आरी के दांतों के अनुसार तरंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो शेप जो है वो दांती के आरों की जैसे हैं, इसीलिए इसको सातुट वेव या फिर सा यानी आरी होती है। तो ये आरी नुमा, आरी के जो टूथ यानी यहाँ पर दांतें हैं, तो जाहिर सी बात है सा यानी आरी, टूथ यानी दांत, तो आरी के दांतों के अनुसार जो है ये होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। इसी प्रकार से दोस्तों आप सबको ये भी पता हो कि डीसी की जो सप्लाई है वो आप शुद्ध में पढ़ते हैं, इस प्रकार से वे पढ़ते हैं आप। यहां पर इन सबकी मैं दिशाएं भी बना सकता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस प्रकार से ये यहाँ पर पीरियोडिक टाइम को दर्शाया गया है। इसी प्रकार से इसमें भी पीरियोडिक टाइम होगा, ये धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक दिशा। और दूसरा जो है इसके मैं लिए लिखूंगा शुद्ध डीसी। यहां पर जो वेव है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है, तो इसको मैं कहूंगा वेरिंग या वेरिएबल डीसी। इसमें भी ये धनात्मक और ये ऋणात्मक दिशा है। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर मैं कहना चाहूंगा पल्सेटिंग, पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि ये पल्स की तरह है, एक बार अधिकतम फिर शून्य, फिर अधिकतम फिर शून्य, तो ये पल्सेटिंग डीसी। तो दोस्तों एसी और डीसी जो है उनके आप सबको वेव पता होने चाहिए। इसके अलावा आप सबको ये भी पता हो कि वेव जो है वो छेदित होने वाले कोण के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार से छेदित हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने कोई गोल आर्मेचर घुमाया और आपको साइन वेव मिल गया, या चौकोर घुमाया तो आपको जो है वो स्क्वायर वेव मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही ऐसा है कि त्रिभुजाकार घुमाया और आपको जो है वो सातुट वेव मिल गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जाहिर सी बात है ये जो बढ़ने वाले वेव है, जैसे आप गतिजन्य में बात करते हैं BLV साइन थीटा की, तो साइन थीटा के ऊपर छेदित होने वाला जो कोण है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का वेव प्राप्त होगा। आगे फिर आप सबको दोस्तों ये भी एक मुख्य बात है और पता होना चाहिए कि ये सारे जो वेव हैं इनको किस प्रकार के उपकरण में देखा जाता है। तो आप सबको पता हो, यहां पर मैं लिख देता हूं नोट में, सप्लाई की तरंग को देखने के लिए ओसिलोस्कोप
ओसिलोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि ओसिलोस्कोप जो होता है उसमें जो है वो इनपुट के और आउटपुट के टर्मिनल होते हैं। आपको जिसकी भी सप्लाई का पता करना है, जाहिर सी बात है इनपुट में देंगे आप उसको, और जो डिस्प्ले बना हुआ है, जो ट्यूब पीछे की साइड में ट्यूब लगी हुई है, सीआरटी ट्यूब जो लगी हुई है उसमें, उससे जाहिर सी बात है एक डिस्प्ले बनता है, और उस डिस्प्ले पे जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लाइनें हैं वहां पर जो है ये वेव्स जो है आपको दिखाई देते हैं। आप पता कर सकते हैं कि सप्लाई का जो है इनमें से कौन सा वेव है। तो आपको सबको ध्यान रखना है कि सप्लाई की तरंग देखने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं वो ओसिलोस्कोप नामक यंत्र होता है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा एसी और डीसी में अंतर क्या है। एसी और डीसी में अंतर क्या है? एसी व डीसी में मुख्य अंतर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पर इनके तरंग रूप की। तरंग रूप की बात हम करें तो जाहिर सी बात है कि इनकी तरंग जो है वो कैसी होती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एसी जो है उसकी तरंग कुछ इस प्रकार की होगी, जबकि डीसी की जो तरंग होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। यहां पर ये धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक दिशा, ये शून्य, ये पीरियोडिक टाइम, और यहां पर भी ये धनात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा, और ये जो है वो पीरियोडिक टाइम। तो यहां पर तरंग रूप की हम बात करें तो आप सबको पता लग रहा है कि जिसका मान और दिशा परिवर्तित होए एक निश्चित समय में, वो जो है वो क्या है, एसी होगी। और यहां पर आप देख सकते हैं जिसका मान और दिशा नियत रहे, फिक्स रहे, तो वो आपका जो है वो क्या कहलाएगा, डीसी कहलाएगा। फिर मैं दूसरी बात करना चाहूंगा यहां पर आवृत्ति की। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहां पर जो आवृत्ति है वो 0 से बीच के मोस्टली 50 हर्ट्ज तक की आप बीच में कहीं भी रख सकते हैं। 0 से 50 हर्ट्ज के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं 1 से कह देता हूं यहां पर, क्योंकि आप 0 से कहेंगे तो फिर वो डीसी में हो जाता है, जबकि यहां पर मैं लिख सकता हूं 0 यानी 0, क्योंकि यहां आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो जाहिर सी बात है आप 1 हर्ट्ज से लेकर के 50 हर्ट्ज तक की कोई सी भी रख सकते हैं, जबकि यहां पर क्या होगा, 0 होता है, क्योंकि डीसी जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। डीसी की फ्रीक्वेंसी इसलिए 0 मानी गई क्योंकि उसमें दिशा का परिवर्तन ही नहीं होने वाला कोई। यदि परिवर्तन हो गया तो फिर तो क्या होगी, वो एसी होगी। अगले पॉइंट की मैं बात करना चाहता हूं यहां पर। अगला पॉइंट है अपना दिशा। तो दोस्तों यहां पर आप सबको पता हो कि एसी की दिशा जो है वो समय के अनुसार बदलती है। तो मैं लिखूंगा समय के अनुसार बदलती रहती है। यहां पर लिखूंगा जबकि डीसी में, यहां ये ध्यान रखें आप कि इधर जो है वो डीसी है और इधर जो है आपको एसी है। तो जबकि डीसी में मान व दिशा नियत होते हैं। अगले पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा। अगला पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट में लेते हैं अपन धारा। तो धारा में मोस्टली अपन पढ़ते हैं, धारा पॉइंट जो है उसमें यह कहा गया है कि यहां पर जो है वो दिशा बदलते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो धारा है। तो समय के साथ में यहां पर मैं लिखूंगा धारा में कि समय के
अनुसार परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता है। जबकि यहां लिखेंगे परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो यहां लिखना चाहूंगा मैं कि स्रोत कौन कौन से हैं। तो वैसे चर्चा कर भी चुके हैं अपन कि स्रोत जो है वो एसी के अल्टरनेटर हैं। इसके अलावा एक डीसी उपकरण है, डीसी पे काम करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ओसिलेटर। तो आप ध्यान रखें अल्टरनेटर और ओसिलेटर जो है वो स्रोत हो गए। इसी प्रकार से यहां पर मैं लिख दूंगा सेल, बैटरी, इसके अलावा डीसी जनरेटर, इसके अलावा रेक्टिफायर आदि। तो ये सब जो है दोस्तों वो क्या हो गए, इसके स्रोत हो गए हैं। अगले पॉइंट की फिर मैं बात करना चाहूंगा यहां पर छठा जो पॉइंट है वो हम लेते हैं पावर फैक्टर का। तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों पावर फैक्टर। तो यहां एसी में जो पावर फैक्टर होगा वो आप सबको पता होना चाहिए कि 0 से 1 के बीच में होता है। जबकि यहां पर जो है डीसी में पावर फैक्टर सदैव ही क्या रहता है, 1। तो यहां इकाई रहेगा 1 रहेगा। इसके अलावा में अगले पॉइंट की हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह। तो एसी जो है दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो आप सबको पता होना चाहिए कि दिशा बदलते रहते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी दिशा बदलते रहते हैं। जबकि यहां मैं डीसी की बात करूं तो यहां पर ये नियत रहेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी दिशा नहीं बदलते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें इसी में ही तो यहां मैं बात कर सकता हूं शक्ति की कि एसी जो है उसमें शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि सिंगल फेज में जो है आप P बराबर वी आई कोस पाई करते हैं और इसी प्रकार से 3 फेज जो है उसमें आप लगाते हैं 3 वीपी आई पी कोस पाई। यदि आप अंडर रूट 3 करते हैं तो यहाँ वी एल और आई एल ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो है वो शक्ति ज्ञात करने के लिए है एसी में। जबकि डीसी में शक्ति ज्ञात करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है P बराबर वी आई। ऐसे ही अगला पॉइंट जो है हम इसमें और ऐड कर सकते हैं वो है आपका आप इसके वेव जो है उनके प्रकारों की बात कर सकते हैं आप।
प्रकार में आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि एसी जो है उसमें ज्या तरंग, इसके अलावा जो है स्क्वायर वेव तरंग, स्क्वायर वेव, इसके अलावा सा टूथ वेव, ये सब जो है आप एसी के ज्या प्राप्त कर सकते हैं। जबकि डीसी जो है उसमें आप यह प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध डीसी, वेरिएबल, जिसको आप वेरिंग के नाम से भी पढ़ सकते हैं, वेरिंग डीसी। इसके अलावा पल्सेटिंग, ये जो है इसके प्रकार हो सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों, आप सबको ये पता हो कि जो इसका ट्रांसमिशन है या फिर इसका जो वितरण का कार्य है, तो आप सबको पता हो ट्रांसमिशन या वितरण एसी जो है उसका व्यापारिक स्तर पर प्रत्येक उपभोक्ता तक संभव है। जबकि यहां पर कुछ जो है वो गिने चुने जो कार्य हैं, जैसे बैटरी चार्जिंग हुई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई, टाइपिंग हुई, इन सब कार्यों के लिए जो है आप यहां पर डीसी को काम में लेते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि कुछ विशेष कार्यों के लिए, जैसे बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो टाइपिंग आदि। तो दोस्तों, इन सब कार्यों के लिए जो है आप एसी और डीसी का वितरण पढ़ते हो। इस प्रकार से ये सारे अपने टॉपिक थे। एक बार मैं फिर से इनको रिवीजन करना चाहता हूं। यहां पर आपने सबसे पहले पढ़ा एसी और डीसी के मुख्य अंतरों में। सबसे पहले आपने तरंग रूप की बात करी, फिर आवर्ती की बात करी, फिर दिशा की, फिर धारा की, फिर स्रोत के, फिर पावर फैक्टर। इसके बाद में जो है आप वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की बात करते हैं, और फिर जो है आप इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के बाद में जो है आप शक्ति, प्रकार और ट्रांसमिशन और वितरण की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो है आपको प्रकार पता होना चाहिए कि एसी और डीसी में बेसिकली कौन कौन से अंतर हैं, ये आप सबको याद होने चाहिए। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहां पर। अब दोस्तों, बात आती है कि आप एसी को ही क्यों काम में लेते हो, डीसी को काम में क्यों नहीं ले रहे। तो मैं यहां लिखना चाहूंगा कि डीसी की अपेक्षा एसी के गुण, और सबसे पहले जो गुण है उसकी मैं बात करना चाहूंगा यहां पर। सबसे पहला जो गुण है वो है निम्न लागत पर पारेषण। निम्न लागत पर पारेषण, निम्न लागत पर पारेषण या प्रसारण भी कह सकते हो आप। पारेषण, प्रसारण दोनों एक ही बात है। निम्न लागत पर पारेषण कैसे? मान लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से जो है आपके पास में पोल लगे हुए हैं, और इन पोलों के ऊपर आपको पता है क्रॉस बार भी होगी। इनके ऊपर जो है वो इंसुलेटर भी लगे हुए होंगे। इस प्रकार से इंसुलेटर भी लगे हुए हैं। इनके ऊपर जो है वो लाइन खींची हुई है कुछ इस प्रकार से। ये मान लो आपके पास में जो है
वो आप ए बिंदु से बी बिंदु तक पारेषण कर रहे हैं। आप पारेषण मतलब प्रसारित कर रहे हैं, यानी यहां आपने जो है ए बिंदु जो है उसके ऊपर आपने उत्पादन किया है और वितरण करने के लिए जो है आप इसको प्रसारित कर रहे हैं, वितरण केंद्र तक आप प्रसारित कर रहे हैं। और यहां पर जो है वो लिख देता हूं मैं वितरण केंद्र। तो उत्पादन केंद्र से वितरण केंद्र तक अपन लेके आए हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन होगी, ये जो कार्य होगा वो प्रसारण का कार्य होगा, पारेषण का कार्य होगा। अब दोस्तों इसमें कहा गया, बोला आप डीसी की अपेक्षा यदि एसी काम में लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको निम्न लागत पर पारेषण होगा, यानी आपकी लागत कम आएगी यदि आप एसी के ऊपर पारेषण करते हैं। तो देखते हैं कैसे। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि एसी की सप्लाई में आप ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं और ट्रांसफार्मर से आप स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर आप यूज कर सकते हैं, यानी वोल्टेज को आप घटा भी सकते हैं और वोल्टेज को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर जो है वो एसी पे काम करने वाला उपकरण है, तो ऐसे में आप ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि P बराबर VI में यहां पर लिख देता हूं। तो वोल्टेज यदि मान लो मेरे पास में 200 है और करंट मेरे पास में 10 है, तो जाहिर सी बात है पावर कितना हो गया 2000। यहां cos पाई का मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं, यहां पर आप सीधा सिंपल सा सीखे कि P बराबर VI था जिसमें वोल्टेज 200 था, करंट 10 थी, और यानी कि पावर कितना हो गया 2000। अब देखो दोस्तों यहां पर बात करता हूं मैंने मान लो स्टेप अप कर दिया, तो वोल्टेज स्टेप अप किया तो जाहिर सी बात है यहां पर ये 400 वोल्टेज हो गया और यहां पर करंट जो होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी 5। दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए वही 2000, क्योंकि पावर चेंज नहीं होती है कभी भी स्टेप अप और स्टेप डाउन करने से। आप सबको पता होना चाहिए कि वोल्टेज और करंट का मान जो है वो बदलता है। तो आपने स्टेप अप किया यानी 200 से 400 कर दिया, तो जाहिर सी बात है करंट स्टेप क्या हो गया वो डाउन, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप अप होता है वो वास्तव में करंट स्टेप डाउन भी होता है, यानी उसमें करंट जो है वो डाउन हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर अपने को यही तो सीखना है। आपने क्या किया, यहां पर आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया और स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाने से वोल्टेज को आपने 200 की बजाय 400 कर दिया, जिससे करंट जो है वो 10 एम्पियर से कितना रह गई अब 5। यानी कि मैं कह सकता हूं कि करंट में कमी आई, और जब करंट में दोस्तों कमी आएगी तो कम करंट के लिए मैं यहां पर पतले तार यूज कर सकता हूं, पतले तार काम में ले सकता हूं, क्योंकि करंट का मान क्या है कम, और कम मान की करंट के ऊपर मैं पतले तार ले सकता हूं। दोस्तों आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि पतले तार होंगे तो धातु की बचत होगी, धातु की बचत होगी। दूसरी बात, पतले तार आने से इनके बीचों में जो दोनों पोलों के बीच में जो स्पेन था उसमें जो झोल आ रहा था वो झोल आएगा, उसमें भी क्या आएगी, झोल में भी कमी होगी। यानी मैं पोलों को क्या कर सकता हूं, दूर दूर लगा सकता हूं, क्योंकि पतले तार हैं झोल कम आएगा। तो जाहिर सी बात है मैं पोलों को क्या कर सकता हूं, दूर दूर लगा सकता हूं। तो जब दूर दूर में जब पोलों को लगाता हूं, पोलों को जब दूर दूर लगाता हूं तो जाहिर सी बात है बीच में जो है वो एक पोल की भी बचत हो गई मेरे पास में। जैसे मान लो ये पोल मैंने हटा दिया यहां से, तो पोल का पैसा बच गया। ऐसे ये क्रॉस बार में हटा देता हूं तो क्रॉस बार का पैसा बच गया। ऐसे में यहाँ इंसुलेटर हटाता हूं तो इंसुलेटरों का जो है वो पैसा बच गया। जाहिर सी बात है यहाँ पर लगने वाली मजदूरी जो थी, वेजेज जो थी, वो भी कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर मजदूर काम करता, इस पोल को लगाने के लिए भी मजदूर काम करते, खड्डा खोदते, ऊपर क्रॉस बार के ऊपर इंसुलेटर कसते, ऊपर तार लगाते, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मजदूरी भी ज्यादा लगती। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं कह सकता हूं
कि वोल्टेज स्टेप अप आपने जैसे ही किया तो वोल्टेज स्टेप अप करने से करंट स्टेप डाउन हो गया, और करंट को कम करने से पतले तार भी आप यूज कर सकते हैं। पतले तार यूज करने से धातु की बचत हो गई, दोनों पोलों के बीच में झोल कम हो गया, और झोल कम होने से क्या हुआ, यहां पर पोल की बचत, क्रॉस बार की बचत, इंसुलेटरों की बचत, यहां पर लगने वाली मजदूरी की बचत, ये सब बचत हो गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निम्न लागत पर पारेषण होता है एसी के ऊपर। यदि इसकी जगह डीसी होती तो यहां पर आप इसको स्टेप अप ज्यादा नहीं कर सकते थे, आप थोड़ा बहुत वोल्टेज बढ़ा सकते थे, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते थे। आप 11,000 या 33,000 वोल्टेज पैदा करके और उसको 7,45,000 वोल्टेज तक नहीं बढ़ा सकते हो, जबकि एसी में यह संभव है। लेकिन डीसी में ना तो इतने ज्यादा वोल्टेज पैदा करना संभव है, ना उसे ज्यादा बढ़ाना संभव है। तो इसीलिए यहां पर डीसी को ज्यादा बढ़ा करके फैला नहीं सकते, क्योंकि आप बढ़ाओगे नहीं, कम रखोगे वोल्टेज, तो जाहिर सी बात है कम वोल्टेज पे करंट का मान ज्यादा होगा, और करंट का मान ज्यादा होगा तो फिर मोटे तार यूज करने पड़ेंगे। मोटे तार यूज करने पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है झोल आएगा तो पोल पास पास में लगाने पड़ेंगे, पोल पास लगेगा तो उसके ऊपर क्रॉस बार भी लगेगा, उसके ऊपर इंसुलेटर भी लगेंगे, उसके ऊपर मजदूरी भी लगेगी, तो जाहिर सी बात है लागत बढ़ जाएगी। तो इसलिए डीसी में जो है वो लागत बढ़ जाती है, जबकि एसी में जो है वो निम्न लागत पर पारेषण हो जाता है। ये हमारा एक टॉपिक था, यानी डीसी की अपेक्षा ये एक एसी का गुण था, जिसके कारण जो है हम एसी को प्रसारित करते हैं, एसी का पारेषण करते हैं, डीसी का नहीं करते हैं। दूसरे पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर दूसरा पॉइंट है अपना उच्च वोल्टेज उत्पादन। उच्च वोल्टेज उत्पादन, उच्च वोल्टेज उत्पादन। दोस्तों यहां उच्च वोल्टेज उत्पादन से क्या मतलब है, एक तरफ तो मैं उत्पादन करता हूं यहां पर एसी का, और एक तरफ मैं यहां उत्पादन करता हूं डीसी का। दोस्तों आप सबको पता है कि एसी के लिए जो है यहां आप एसी के लिए जो है यहां पर आप अल्टरनेटर लेंगे, और इसी प्रकार से डीसी के लिए जो है आप यहां पर जनरेटर लेंगे। ये यहां पर जनरेटर है, और यहां पर जो है दोस्तों अल्टरनेटर है। ये स्लिप रिंगों की सहायता से आप जो है इसको डीसी की सप्लाई दे देते हैं, और यहाँ जो है एक चुंबक के क्षेत्र बन जाता है, और इस चुंबक के क्षेत्र के कारण यहाँ पर जो वाइंडिंग करी हुई है आर्मेचर वाइंडिंग, उसका छेदन हो जाता है, और आपको बाहर आउटपुट में जो है यहाँ पर एसी की सप्लाई प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों इधर भी ऐसा ही है कि मान लो यहाँ चुंबक के क्षेत्र है, एन से एस की ओर बल रेखाएं जा रही थी, और आप इसको घुमा देते हैं, छेदन करने से यहाँ पर ईएमएफ पैदा हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी साइड आपको नेगेटिव प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक बड़ा अंतर यहाँ पर यह है कि स्लिप रिंग जो है यहाँ पर लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है इसको आप तेज गति पर घुमा सकते हैं, तेज घूर्णन गति पर घुमा सकते हैं, जबकि जनरेटर जो है उसको सीमित गति पे ही घुमाया जा सकता है। जनरेटर जो है उसको आप सीमित गति पर घूर्णन करा सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इसको तेज गति पे आप घुमाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बेकेलाइट में आप हार्ड्रोन तांबे
तांबे की पत्तियां जो है वो पसा करके जो कम्यूटेटर बना रखे हो, वो कम्यूटेटर जो है वो उखड़ सकता है। जबकि यहाँ पर जो है आपने स्लिप रिंगें लगा रखी है, और स्लिप रिंगें जो है वो चारों ओर से बंद है, रिंग नुमा है, इनको आप तेज गति पे भी घुमा सकते हो। तो जाहिर सी बात है, तेज गति पे घुमाने पर, आप इसको तेज गति पे घुमाओगे तो तेज गति पे घुमाने पर आपको ज्यादा छेदन होगा फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार, और ज्यादा छेदन होगा तो जाहिर सी बात है आपको ईएमएफ भी क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। जबकि यहां पर जो है आप सीमित गति पे घुमा सकते हो उसको, तो सीमित ही आपको ईएमएफ मिल पाएगा। दूसरी बात है, यहां पर आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हो, तो वो अपन अगले टॉपिक में ले रहे हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि उच्च वोल्टेज उत्पादन में यहां पर उत्पादन जो है वो 11,000 वोल्टेज में भी किया जाता है और 33,000 वोल्टेज में भी किया जाता है। आपसे पूछा जाए और ऑप्शन आए तो जाहिर सी बात है आप 33,000 को सही करें, क्योंकि 33,000 के ऊपर जो है वो उत्पादन हो रहा है वर्तमान में। तो सीधी सी बात है, यहां पर आप ध्यान रखें कि उच्च वोल्टेज उत्पादन यहां 33,000 वोल्टेज तक उत्पादन हो रहा है, जबकि यहां पर अपन पढ़ते हैं कि 650 वोल्टेज मध्यम वोल्टेज तक जो है इसका उत्पादन हो पाता है। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट था कि उच्च वोल्टेज के ऊपर जो है वो उत्पादन हो सकता है एसी के ऊपर, इसीलिए जो है आप एसी को यूज करते हैं डीसी की अपेक्षा। यानी डीसी की अपेक्षा क्या है, एसी का ये भी एक गुण है। ऐसे ही मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं। तीसरा पॉइंट है सरल वोल्टेज परिवर्तन। सरल वोल्टेज परिवर्तन, सरल वोल्टेज परिवर्तन। दोस्तों ध्यान से समझे इसको, बहुत इजी है। मान लीजिए इधर जो है मेरे पास में एसी है और इधर मेरे पास में जो है वो डीसी है। इन दोनों में मैं वोल्टेज में परिवर्तन करना चाहता हूं। वोल्टेज में परिवर्तन का मतलब यह है कि मेरे पास में 200 वोल्टेज है और उसको जो है मैं 800 वोल्टेज में बदलना चाहता हूं। यहां पर भी मेरे पास में 200 वोल्टेज है और उसको मैं 800 वोल्टेज में बदलना चाहता हूं। एक तो ये हुआ परिवर्तन, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि परिवर्तन जो शब्द है उसमें कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। तो यानी दूसरा परिवर्तन जो हुआ उसमें ऐसे कह सकता हूं मैं कि मान लो मेरे पास में 200 वोल्टेज है, उसको मैं 50 वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो यहां पर भी ऐसे ही कहूंगा कि मेरे पास में 50 वोल्टेज है और 200 वोल्टेज है, उसको 50 वोल्टेज में मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो ये दोनों क्या है, परिवर्तन है। यहां पर परिवर्तन कैसा है, वृद्धि का परिवर्तन, और यहां पर कमी परिवर्तन है। अब यहां देखिए आप ध्यान से, यदि मेरे को एसी में ऐसा करना होगा तो मैं यहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लूंगा, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है उसमें आप जानते ही हैं कि इसमें कम टर्न होंगे प्राइमरी की तरफ, और सेकेंडरी की तरफ जो होंगे वो अधिक टर्न होंगे। तो जाहिर सी बात है मैं इसको जो है वो सप्लाई से जोड़ूंगा, 200 वोल्टेज से जोड़ूंगा, तो मेरे को जो है इधर क्या होगा, उसी हिसाब के टर्न दिए मैंने ताकि मेरे को कितना मिल जाए, यहाँ पर 800 वोल्टेज मिल जाए। सीधी सी बात यह है कि आपने एक लोहे की कोर के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कर रखी है। प्राइमरी जिसको सप्लाई से जुड़ा है, सेकेंडरी जो लोड से जुड़ेगी। वोल्टेज मेरे को स्टेप अप करना था, तो जाहिर सी बात है मैं सेकेंडरी में वोल्टेज जो है वो क्या करूंगा, वोल्टेज बढ़ाने के लिए टर्न भी ज्यादा दूंगा। तो ये सिंपल सी बात थी। इसी प्रकार से यदि मान लो मेरे को डाउन करना होता, 200 से 50 करना होता, तो भी मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर लेता, लेकिन यहाँ पर मैं स्टेप डाउन लेता, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर में काम में लेता। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो मैं काम में लेता, तो दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से काम करता कि इसकी जो प्राइमरी होती उसमें तो अधिक टर्न होते हैं, और इसको मैं 200 वोल्टेज से जोड़ता, जबकि इसकी जो सेकेंडरी है उसमें कम टर्न होते हैं, और यहां पर मैं आउटपुट प्राप्त करता 50 वोल्टेज। यानी सरल वोल्टेज परिवर्तन, एसी का वोल्टेज जो है उसको परिवर्तित करना बहुत ही सरल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टेप अप और स्टेप ट्रांसफार्मर को सप्लाई देनी है। जैसा ट्रांसफार्मर है उसी प्रकार से ये अप है तो अप कर देगा और ये डाउन है तो डाउन कर देगा।
और दोस्तों खास बात यह है कि बहुत ही कम शक्ति खपत के साथ आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन का कार्य एसी से संभव है, अल्टरनेटिंग करंट से संभव है। जबकि अब यही काम मेरे को डीसी से करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दें। मेरे पास 200 वोल्टेज है और मैं इसको 800 में बदलना चाहता हूं, तो पहली बात तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं बदल पाऊं। दूसरी बात ये कि माने अपन की मान लेते हैं कि बदल सकते हैं इसको, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यहां पर डीसी सीरीज जनरेटर, जिसको आप बूस्टर के रूप में भी जानते हैं, उसको लगा करके एक एमजी सेट लगाऊंगा जो ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक खर्चीला होगा। ट्रांसफार्मर की तुलना में क्या होगा, अधिक खर्चीला होगा। दूसरी बात यह भी है कि हो सकता है कि ये 200 से 800 कर ही नहीं पाए, हालांकि कुछ जरूर बढ़ा देगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज बढ़ाने के लिए अपन काम में लेते हैं बूस्टर को। मनचाहा जो है वो वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते हैं आप इसके 7,65,000 वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते हो। तो जाहिर सी बात है यहां डीसी में आपको यदि बढ़ाना है तो बूस्टर को आप काम में लेंगे जो महंगा है, जिससे कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ भी पाए। तो ये आपके पास में उपाय है डीसी में। ऐसे ही यदि आपको मान लो घटाना हो तो क्या करेंगे, तो आप सबको पता होना चाहिए कि वोल्टेज घटाने के लिए जो है वो आप रेजिस्टेंस जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी रेजिस्टर जो है वो प्रयोग करेंगे, प्रतिरोधक आप जो है वो प्रयोग करेंगे। मान लो जैसे आपके पास में ये 200 वोल्टेज था यहां पर, अब यहां आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और उसके बाद में आपने ये टर्मिनल बना लिए। तो यहां आपने 200 दिया और यहां आपको 50 वोल्टेज मिला, मतलब 150 वोल्टेज आपको यहां पर क्या कराना पड़ेगा, ड्रॉप करवाना पड़ेगा। दोस्तों ड्रॉप करवाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर जो है वो व्यर्थ में ही शक्ति की खपत होगी। जबकि यहां आप पढ़ चुके हैं कि एसी के अंदर ट्रांसफार्मर जो है उसमें बहुत ही कम शक्ति खपत के साथ में आप आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हो। जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि आप यदि वोल्टेज को ड्रॉप करवा करके और कम करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है यहां वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो यहां शक्ति खपत भी होगी और ये खर्चीला होगा। तो इसलिए जो है दोस्तों हम कह सकते हैं कि सरल वोल्टेज परिवर्तन जो है वो डीसी की अपेक्षा एसी का एक और गुण है। अगले फिर मैं गुण की मैं यहां बात करना चाहूंगा, सरल उपकरण संरचना। सरल उपकरण संरचना। सरल उपकरण संरचना कैसे, एक साइड में मैं एसी के उपकरण बनाता हूं, एसी उपकरण, और एक साइड में जो है वो डीसी उपकरण। आप सब जानते हैं कि ये एसी का उपकरण है और इस एसी के उपकरण में जो है यहाँ पर फ्रेम होता है, उस फ्रेम में खांचे होते हैं। यदि आप इसको सामने से देखोगे तो जाहिर सी बात है आप इसको जब सामने से देखते हो मोटर को तो इस प्रकार से जो है आपको बहुत सारे खांचे आपको दिखाई देंगे। यानी ये इसका जो है वो फ्रेम होता है जो स्टेटर में कसा हुआ होता है। इस फ्रेम में बहुत सारे खांचे और खांचों में आप जो है वो वाइंडिंग कर देंगे। यदि एसी सिंगल फेज है तो सिंगल फेज की वाइंडिंग कर देंगे और 3 फेज है तो 3 फेज की वाइंडिंग कर देंगे। जबकि बीच में जो है दोस्तों शॉर्ट सर्किट करे हुआ रोटर होगा, या फिर आप अल्टरनेटर की बात करें एसी उपकरणों में तो उसको डीसी की सप्लाई देने के लिए आप स्लिप रिंग से जोड़ करके एक वाइंडिंग कर देंगे, एक फील्ड वाइंडिंग कर देंगे, जिससे उसमें चुंबक बन जाएगा और वो चुंबक इस फ्रेम में, इस स्टेटर में जो वाइंडिंग स्थापित की गई है उसका छेदन कर देगा और ईएमएफ पैदा हो जाएगा। मैं यहां पर ये सब चीजें नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर जो है वो इस फ्रेम और फ्रेम के बाद में ये जो इसका स्टेटर है ये इस प्रकार से व्यवस्थित है। और फिर मैं डीसी की बनाता हूं, फिर दोनों को तुलना करके देखते हैं कि किसका आकार बड़ा होगा और किसका आकार जो है वो जटिल होगा। अब मैं यहां बात करता हूं डीसी के। तो आप सब जानते हैं
कि डीसी जो है उसमें इस प्रकार से आप पोल बनाते हैं और यहां बीच में जो होगा वो आर्मेचर होगा, यहां कम्यूटेटर होगा, यहां पर रोकर आर्म लगी हुई होगी। बेरिंगों पे आप इसको शाफ्ट को स्थापित करके इस प्रकार से कुछ बनाओगे। तो आप इन दोनों की जब तुलना करते हैं दोस्तों, तो आपको पता लगता है कि एक तो यहां पर क्या है, जटिल है कि आपने रोकर आर्म भी लगाई, उसके साथ में ब्रुश भी लगा रखे हैं, फिर यहाँ कम्यूटेटर भी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ बहुत सारे कनेक्शन हैं, कार्बन बुर्स हैं, उनके अनुरक्षण की ज्यादा आवश्यकता होती है। इस प्रकार की जटिल संरचनाएं कहाँ है, डीसी में है। जबकि एसी में ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट सर्किट करे हुए चालक होंगे या फिर कोई अल्टरनेटर है तो सप्लाई देने के लिए 2 स्लिप रिंग लगी हुई है। लेकिन अपन बात करें दोनों, मान लो मोटर की बात करूं मैं, और मोटर दोनों साइड में 3-3 एचपी की है, तो 3 एचपी की जो एसी की मोटर होगी दोस्तों, 3 एचपी की जो एसी की मोटर होगी वो आकार में डीसी की मोटर की तुलना में क्या होगी, कम होगी। ये एसी की मोटर है इधर और ये डीसी की मोटर है। तो डीसी की मोटर जो होती है उनका आकार क्या होता है, बड़ा होना ही है। आपको दिखाई भी दे रहा है क्योंकि यहां पर ये फ्रेम था जिससे वाइंडिंग चारों ओर आ गई, बीच में आपको अच्छे से जगह मिल गई। जबकि यहां पर क्या है, आप पोल बनाते हो, फिर पोल शू लगाते हो, फिर वाइंडिंग लपेटते हो उसमें, तो जाहिर सी बात है उसका आकार बॉडी का वैसे ही बढ़ गया है। तो एक तो आकार बढ़ जाता है, दूसरी बात इनकी जो संरचना है इसमें बहुत प्रकार के जो है वो कनेक्शन वगैरह जो होते हैं, तो इसलिए वो जटिल संरचना कहलाती है। तो डीसी की संरचना जटिल है, आकार बड़ा है, जबकि एसी के अंदर जो है वो समान क्षमता की मैं बात करूं तो आकार भी छोटा मिलेगा आपको और इसके अलावा बहुत सारे जटिल कनेक्शन भी नहीं होंगे। तो ये था आपका चौथा फायदा, यानी सरल उपकरण संरचना, यानी कि डीसी की अपेक्षा एक और एसी का गुण। अब बात करता हूं मैं अगले की, और अगला जो है अपना वो है सरलता से डीसी में परिवर्तन। सरलता से डीसी में परिवर्तन। मान लो दोस्तों आपके पास में यहां पर एसी की सप्लाई है और इधर जो है आपके पास में डीसी की सप्लाई है। अब सीखना यह है दोस्तों हमें कि एसी से आप जो है इसको डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हो और डीसी को यहां पर जो है आप कन्वर्ट करना चाहते हो एसी में। तो देखना यह है कि कौन खर्चीली ज्यादा है। तो यहां एसी आपके पास में होती है तो जाहिर सी बात है आप डायोड, जिसको आप रेक्टिफायर भी कह सकते हो, डायोड जिसको रेक्टिफायर भी कह सकते हो या रिजुकारी भी कहा जाता है, तो डायोड, रेक्टिफायर या रिजुकारी एक ही बात है। और इसके द्वारा आप क्या करते हैं, एसी को सरलता से डीसी में बदल लेते हो। यानी डायोड जो है दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए किस प्रकार से डायोड होता है, और इसमें एक तरफ जो है वो एनोड होता है, एक तरफ जो है वो कैथोड होता है। कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यहां पर जो है आपको ये डायोड का सिंबल बताया हुआ है। आप सबको ये भी पता हो कि एक तो आकार में बहुत छोटा है, दूसरी बात सस्ता होता है, तीसरी बात इसकी करंट कैपेसिटी भी कोई कम नहीं होती है। आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे मैं एससीआर की बात करूं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की बात करूं, तो वो 100 एम्पियर तक की करंट के ऊपर भी आसानी से काम कर लेता है। तो जाहिर सी बात है यहां पर आप सबको पता हो कि यदि मेरे को एसी को डीसी में बदलना है, यदि मेरे को एसी को डीसी में बदलना है तो सिंपल सी बात है, मैं डायोड रेक्टिफायर को यूज में लूंगा और उससे आसानी से क्या होगा, बदल देंगे। जबकि यही काम जो है इससे करना हो, यानी डीसी को मेरे को एसी में बदलना हो, तो आप सबको पता होना चाहिए कि या तो मैं यहां पर एमजी सेट लूंगा, एमजी सेट यानी मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट में आप सबको पता है कि मैं डीसी की सप्लाई जो है वो मोटर को दूंगा और मोटर जो है जनरेटर को घुमाएगी।
और उससे जो है वो अल्टरनेटर को घुमाएगी और अल्टरनेटर से जो है मेरे को एसी में कन्वर्ट होकर के और सप्लाई मिलेगी। या फिर आप सबको यह पता हो ओसिलेटर। तो ओसिलेटर दोस्तों बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और इस प्रकार से आपको यह दिखाई देता है। इसमें आप सबको पता होना चाहिए कि एक साइड में जो है वो इनपुट और एक साइड में जो है इससे आपको मिल जाती है आउटपुट। यानी ये जो है वो फ्रीक्वेंसी पैदा करने का काम करता है। ये फ्रीक्वेंसी पैदा करने का काम करता है। फ्रीक्वेंसी पैदा करने से मतलब यहां पर यह है कि आपके पास में जो है वो डीसी की सप्लाई थी और डीसी की सप्लाई जो थी उसमें फ्रीक्वेंसी पैदा कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसी में। तो यहाँ पर तो मैंने इनपुट में इसको डीसी दी और इसने फ्रीक्वेंसी पैदा करके उसको क्या कर दिया, एसी बना दिया। यहाँ पर इसमें एक दोस्तों एक रेगुलेटर लगा हुआ होता है, उस रेगुलेटर के पास में लिखा हुआ होता है बाहर की साइड में कि 50 हर्ज वाली करनी है, 20 हर्ज करने वाली है, 5 हर्ज करने वाली है। तो जाहिर सी बात है आप सबको ये पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात जो थी वो यही थी कि सरलता से डीसी में परिवर्तन जो है आप किस प्रकार से कर रहे हो। तो यहाँ एसी की सप्लाई जो है उसमें आपने देखा कि डायोड रेक्टिफायर के द्वारा आप सरलता से आप चेंज कर सकते हो, सस्ते में आप निपट सकते हो। जबकि यहाँ यही काम जो है वो डीसी को एसी में बदलने के लिए करते हो तो एमजी सेट ऑसिलेटर से आप कर सकते हो। जबकि यहाँ ऑसिलेटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है उसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जो चाही गई फ्रीक्वेंसी इसमें पैदा कर सकता है। आप जो फ्रीक्वेंसी पैदा करना चाहते हो वो पैदा कर सकते हो। आप रेडियो स्टेशनों के ऊपर जो मेगा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते हो वो भी आप सबको पता होना चाहिए कि ऑसिलेटर जो होते हैं, पावर ऑसिलेटर जो होते हैं, उनके द्वारा जो है आप चेंज करते हो। तो ये बात थी सरलता से डीसी में परिवर्तन, यानी कि आप डीसी की अपेक्षा एसी का गुण और पढ़ चुके हो। दोस्तों अपने पास में अवगुण के टॉपिक और बच रहे हैं। अवगुण के टॉपिक में आप पढ़ते हो यहां पर अवगुण में आप पढ़ते हो अवगुण जो है ये एसी के अवगुण है, एसी के अवगुण। दोस्तों एसी के अवगुणों में जो पहले में पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा यहां पर, तो पहला पॉइंट है सीमित चुंबकीय प्रभाव। सीमित चुंबकीय प्रभाव। मान लो दोस्तों आपके पास में यहां पर 2 कॉइल है, एक कॉइल जो है उसको आप एसी की सप्लाई से जोड़ते हो और एक कॉइल जो है उसको आप डीसी की सप्लाई से जोड़ते हो। तो जाहिर सी बात है एसी की जो सप्लाई होगी उसमें प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। कभी बल रेखाएं इधर जाएगी और कभी बल रेखाएं इधर आएगी, छेदन होकर के इसके अंदर एक वैक्यूएमएफ भी पैदा होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है एक तो प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला बन रहा है, दूसरी बात वैक्यूएमएफ से भी जो है यहाँ पर कमी आएगी इसकी चुंबकीय बल रेखाओं में। जबकि यहाँ डीसी की बात करूं तो डीसी के अंदर जो भी आपने सप्लाई दी है उस सप्लाई से इसमें फिक्स चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। एक साइड में एन बन गया, एक साइड में एस बन गया। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इस वाले चुंबकीय क्षेत्र के मुकाबले में क्या होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्यादा प्रभावशाली होगा, ज्यादा सघन होगा। तो यहाँ कह सकता हूं मैं कि सीमित चुंबकीय प्रभाव का जो गुण है, अवगुण है, वो एसी में पाया जाता है। एसी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कम है, सीमित है, जबकि डीसी में जो है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। ऐसे दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं यहां पर, तो दूसरा पॉइंट है अपना उच्च पैरावैद्युतिक वाले अचालक आवश्यक। बिल्कुल दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि ज्यादा वोल्टेज के ऊपर यदि आप कोई सप्लाई को काम में ले रहे हो तो ज्यादा वोल्टेज के ऊपर उसके ऊपर जो अचालक लगाया जाता है वो अचालक ठहर नहीं पाता है। तो
आपने देखा होगा जितनी भी अपनी जो एसटी लाइनें जाती हैं या ईएसटी लाइनें जाती है, 1,32,000 की जो लाइन जा रही है या 33,000 की लाइन जा रही है या उससे भी बड़ी लाइनें जो जा रही है 220 की, 440 की, 735 की, तो जाहिर सी बात है इन लाइनों के ऊपर जो है वो इंसुलेटर नहीं चढ़ाया जाता है, अचालक नहीं लगाया जाता है। ये नग्गे तारों के द्वारा ही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर काम करने के लिए आपको ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले अचालकों की आवश्यकता होगी। इसलिए आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि उच्च पैरा वैद्युतिक यानी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले अचालक जो होंगे वो आवश्यक होंगे एसी के ऊपर, क्योंकि एसी का जो उत्पादन कर रहे हो आप ज़्यादा कर रहे हो, प्रसारित करोगे तो ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर कर रहे हो, और ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर जो है वो ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला जो है आपको अचालक आवश्यक है, इसलिए आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। तीसरे पॉइंट की मैं यहां पर बात करना चाहूंगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट है भू संयोजन कह दो या अर्थिंग कह दो, भू संयोजन या अर्थिंग आवश्यक। बिल्कुल दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि एसी की सप्लाई अपने घरों में भी आती है तो 250 वोल्टेज आती है, और आप सब ये जान चुके हैं कि 90 वोल्टेज से ऊपर का जो वोल्टेज जो होता है वो अपने लिए घातक होता है, खतरनाक होता है। तो ऐसे में आप सबको पता हो कि एसी के ऊपर अर्थिंग करना जो है वो आवश्यक है, अर्थिंग करना आवश्यक है, जबकि डीसी पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डीसी आपको पता है वैसे ही मोस्टली अपन 110 वोल्टेज तक काम में लेते हैं, या फिर आप ज़्यादातर घरों में भी काम में लेते होंगे तो 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज के ऊपर काम करने वाले उपकरण मोस्टली काम में लेते हैं। तो 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज या 110 वोल्टेज के ऊपर किसी प्रकार से अपने को कोई खतरनाक झटका लगने वाला नहीं है, और इसलिए अपने को अर्थिंग करना भी आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट जो है अपना वो है कुछ कार्य डीसी से ही संभव होते हैं। जैसे दोस्तों बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तीसरा जो है इलेक्ट्रोटाइपिंग, इसके अलावा जो है और भी शोधन कार्य जो हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे कुछ कार्य हैं जिनमें केवल जो है वो डीसी की सप्लाई की जरूरत होती है, एसी से ये कार्य संभव नहीं हो पाते हैं। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि वास्तव में एसी और डीसी के अवगुण क्या होते हैं, और गुणों के बारे में, अवगुणों के बारे में जानकारी हमें होगी, तभी जो है हम इनके बारे में मजबूती से पढ़ पाएंगे। अगली क्लास में हम जो है वो एसी के पारिभाषिक शब्दों को हम लेने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद।